आसिम मुनीर वो ईरान का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं, वो अमेरिका का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं, वो चीन का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं। हल्के मन से, आधे मन से हमको उनकी दाद देनी पड़ेगी और मानना पड़ेगा कि जो उन्होंने किया है वो काफ़ी अनयूजुअल है और काफ़ी एक्सेप्शनल है। आसिम मुनीर वगैरह हैं, वो भारत से बात करना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते भारत से बात करना। लोग भूल जाते हैं कि जनरल बाजवा नहीं है, ये आसिम मुनीर हैं। पाकिस्तान बिल्कुल मजबूत होके उभरा है। पाकिस्तान एकदम ग्लोबल स्टेज पे, विश्व परिदृश्य पे एकदम एक ताकतवर ताकत बन के उभरा है। ऐसा कुछ हुआ मई 2025 में, जिसके बाद पाकिस्तान का वजन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि इतने सारे एग्रीमेंट वगैरह साइन करने के बाद सऊदी अरब के साथ ईरान उनको एक क्रेडिबल मीडिएटर की तरह देख पा रहा है। सिंदूर के बाद से भारत की खासी भद पिटी है मोदी के राज में। सऊदी अरब के पास जो वेस्टर्न वर्ल्ड के मॉडर्न हथियार हैं, चाहे वो F-35 हो, चाहे वो पेट्रियट्स हो, चाहे वो बाकी मिसाइल हों, वो पाकिस्तानी उनको समझ पाएंगे, ट्रेन कर पाएंगे। पाकिस्तान डिफेंस इंडस्ट्रियल पावर बन सकता है, जो कि ऑलरेडी बन रहा है। चीन उसको सबमरीन बनाने को दे रहा है AIP के साथ। हमारे पास एक भी AIP सबमरीन नहीं है। दोनों जगह पर आपकी अभी कोई हिम्मत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि आप वहाँ पर कुछ कर पाएँ। भारत ने तो ईरान का कोई साथ नहीं दिया। भारत इस वक्त वेस्ट एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर या दुनिया के और इलाकों के अंदर इररिलेवेंट हो गया है। ये इससे बड़ी बेइज्जती भारत के लिए नहीं हो सकती। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो काफ़ी प्रोफेशनल मिलिट्री है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, जो कि किसी भी और इस्लामिक मुल्क के पास नहीं है। सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, अथाह पैसा है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। तुर्की के पास बहुत सारी डिफेंस इंडस्ट्री है। उसकी डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी मॉडर्न है। आपको याद होगा जब F-16 अपग्रेड होने थे तो पाकिस्तान ने टर्की भेजे थे। और हमें साथ-साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के सिर्फ यही दोस्त नहीं हैं। पाकिस्तान का तो अभिन्न मित्र तो चीन है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये मजबूरी में किया हुआ समझौता नहीं है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और तुर्की के ऊपर डिपेंडेंट। सऊदी अरेबिया और तुर्की ने मिलके एक नया रक्षा समझौता एक पे दस्तखत किए हैं, जो और उसकी जो मूल्य हैं एकदम नेटो की तरह हैं। और ये एक इस्लामिक नेटो की तरह उसके बारे में कहा जा रहा है। तो इसको समझने के लिए सुशांत सिंह ने कैरेवन में एक आर्टिकल भी इस बारे में लिखा है। तो उस रोशनी में इसको बड़े समझें कि ये क्या मतलब है, ये क्या समझौता है और उसका हमारे लिए क्या मतलब है जो लोग भारत में हैं। कि ये जो पूरा मक्का, इसका नाम भी मक्का पे रखा गया, साझा रक्षा समझौता, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? जितनी मेरी समझ है इस समझौते के बारे में, वो ये है कि इसके बारे में बातें तो बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी हो रही हैं, पर इसके जो एक्चुअल डिटेल्स हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। भारत जैसे देश के लिए काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसको क्लियर। थोड़ा-सा पीछे चलते हैं निधीश, इसको आप इस तरह से देखिए कि जैसा आपने कहा, तीनों मुल्कों की अपनी-अपनी बहुत ताकत है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो काफ़ी प्रोफेशनल मिलिट्री है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, जो कि किसी भी और इस्लामिक मुल्क के पास नहीं है। सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, अथाह पैसा है। सऊदी अरेबिया की जो लोकेशन है वो बहुत जियो स्ट्रैटेजिक है। सऊदी अरेबिया के पास इसी तरह तेल का भंडार है और तेल की बहुत बड़ी ताकत है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। टर्की के बारे में जैसा आपने कहा, नेटो का मेंबर है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुर्की के पास बहुत सारी डिफेंस इंडस्ट्री है। उसकी डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी मॉडर्न है। आपको याद होगा जब F-16 अपग्रेड होने थे तो पाकिस्तान ने टर्की भेजे थे, या और भी कई चीज़ें हैं जो कि टर्की के अंदर बनती हैं। और हमें साथ-साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के सिर्फ यही दोस्त नहीं हैं। पाकिस्तान का तो अभिन्न मित्र तो चीन है। चीन से 80 से 82% उनका सैन्य साजो-सामान वहाँ से आ रहा है। उसके अलावा उनकी अमेरिका से भी अच्छी दोस्ती है, अमेरिका से भी कोई समस्या नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये मजबूरी में किया हुआ समझौता नहीं है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और तुर्की के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान शायद चीन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है अपनी स्ट्रैटेजिक पावर के लिए और मिलिट्री पावर के लिए। तो पहली तो बात सही है कि तीनों का तारतम्य है, तीनों अलग-अलग स्ट्रेंथ अपनी लेके आते हैं। पर जो तीनों नहीं लेके आते हैं, जो आपने कहा, वो क्या कॉमन एडवर्सरी क्या है? क्या कॉमन एडवर्सरी ईरान है? क्या कॉमन एडवर्सरी इज़राइल है? या सिर्फ़ एक डेटरेंस का तरीका है कि भई ईरान को मैसेज दिया जा रहा है कि आप ज़्यादा ज़ोर से हमला मत कीजिए? या सिर्फ़ एक तैयारी है कि जो पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर है,
जो मल्टीपोलैरिटी हो रही है, उसमें हम किस तरह से अपने आप को प्लेस करें और किस तरह से चेस बोर्ड बने जिससे कि हम लोग कमज़ोर होके ना उभरें। जो कि सबका मानना है कि बेसिकली एक डिटरेंस की तैयारी है कि डिटरेंस थोड़ा-सा किया जाए कि ईरान या इज़राइल कोई भी बहुत ज़्यादा हमला ना करे। और दूसरा ये है कि हम तैयार हो जाएँ कि जब अमेरिका यहाँ से बिल्कुल कमज़ोर हो गया है और सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे पा रहा है, तो कैसे इस इलाके में हम लोग बेटर प्लेस्ड रहें, अच्छे तरीके से प्लेस्ड रहें। पर जहाँ तक आपने कहा पाकिस्तान, पाकिस्तान बिल्कुल मजबूत होके उभरा है और जैसा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है, इसकी शुरुआत 2025 मई से होती है, जब भारत ऑपरेशन सिंदूर नाम के ऑपरेशन से पाकिस्तान पे हमला करता है। उस ऑपरेशन का जो भी नतीजा रहा हो, मिलिट्री तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल जहाँ पर भी लगी हों, पाकिस्तान ने कितने भी भारत के हवाई जहाज़, लड़ाकू हवाई जहाज़ गिराए हों। और उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान एकदम ग्लोबल स्टेज पे, विश्व परिदृश्य पे एकदम एक ताकत बन के उभरा है। चाहे वो उनकी ट्रम्प के साथ मित्रता हो आसिम मुनीर की, चाहे जैसा कि आपने कहा आसिम मुनीर मीडिएट कर रहे हों ईरान और यूएस के बीच में, तो बहुत बड़ी बात है। चाहे उनको चीन बुलावा दे रहा हो, चाहे उनको सऊदी अरेबिया बुलावा दे रहा हो, कतार के साथ काम कर रहे हों। तो ऐसा कुछ हुआ मई 2025 में, जो कि भारत ने किया, मोदी जी ने किया, जिसके बाद पाकिस्तान का वज़न पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो समझौते की जो भूमिका में पाकिस्तान काफ़ी सक्रिय था और एक तरह से मुख्य भूमिका भी निभा रहा था और काफ़ी सारा श्रेय भी उनको दिया गया है इसके लिए। अब जब उनके रिश्ते सऊदी अरेबिया से उसमें और मतलब हालाँकि वो पहले से रिश्ते हैं पर अब वो अगर उसको एक इस्लामिक नेटो की तरह उसको पेश कर रहे हैं, तो क्या उस समझौते में जो कि कभी होगा ईरान और अमेरिका के बीच, अभी तक तो वो ठीक से लागू होता हुआ नहीं दिखलाई पड़ रहा है। तो उसमें पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कैसी रह जाएगी कि जब आप उसके विरोध वाली पार्टी के हाँ। साथ आप एक समझौते में दिखलाई पड़ते हैं? और दूसरा सवाल एक ये भी था कि क्या ये नए तरह का पैटर्न है जहाँ पे लोग अमेरिका की सरपरस्ती को छोड़कर अपना कुछ एक नया, भले छोटे-छोटे स्तरों पर अ, नए तरह के समझौते या नए तरह की बिल्कुल सही कहा आपने गारंटीज़ ढूँढ निधीश। रहे हैं? पहले आपका दूसरा जो आपका पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है। ये एक पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर की बात हो रही है कि अमेरिका अब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। देखिए साहब, अमेरिका के इतने जगह पर बेसेस थे, कतार में बेस थे, जॉर्डन में था, सऊदी अरेबिया में था, यूएई में था। हर जगह ईरान ने उन पे हमला किया और अमेरिका ईरान से बदला नहीं ले पाया। अमेरिका एक कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाया। अमेरिका के खुद के बेस हिट हुए हैं इन मुल्कों के अंदर। पहले हमेशा से ये माना जाता रहा था कि अगर अमेरिका का सैन्य बेस कहीं पर है तो किसी और मुल्क की दुनिया में मजाल नहीं है कि वो कुछ कर पाए और वो अपने आप में एक प्रोटेक्शन। तो इसीलिए चाहे वो सऊदी अरब वहाँ पर उनके डॉलर खरीदता हो, अपने पैसे उनके पास बैंक्स में रखता हो या बहुत हथियार खरीदता हो, यूएई जो करता हो, उसका कारण यही था कि अमेरिका की एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला हमको मिलेगी, एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन हमको मिलेगा। वो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इस ईरान के युद्ध के साथ पूरी तरह से खत्म हो गया है। और जो माहौल बन रहा है, जिस तरह का विश्व का नक्शा बन रहा है, उसके अंदर अब ये नए तरह के कई तरह के अलाइनमेंट, कई तरह के डेटरेंस, कई तरह के प्लान करने की कोशिश हो रही है, जिससे कि फिर से किसी तरह की एक बेसिक स्टेबिलिटी आए। और जब जो दूसरा जो ये नाउ वी आर बिटवीन ऑर्डर्स, अभी तो हम ऑर्डर्स के बीच में हैं, जो अगला ऑर्डर आता है, उसमें इन मुल्कों को लगता है कि हमारी ज़्यादा ताकत होनी चाहिए, हमारी ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। देखा जाए तो हमारे यहाँ मोदी जी और जयशंकर कई सालों से मल्टीपोलैरिटी की बात करते थे, मल्टीपोलैरिटी चाहिए, मल्टीपोलैरिटी चाहिए। मल्टीपोलैरिटी साहब यही है, जिसमें हर कोई एक दूसरे को मारेगा, हर कोई एक दूसरे के साथ जाएगा, ये मल्टीपोलैरिटी हमारे यहाँ चाह रहे थे। जब ये बोलते थे कि बार-बार मल्टीपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी का मतलब तो यही है कि साहब हर कोई पोल है, जिसका जहाँ मन किया वो जुड़ गया और हट गया। आपका जो पहला सवाल था उसमें एक चीज़ निधीश याद रखने वाली है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का बड़ा सैन्य समझौता 2024 में भी हुआ था। 2024 2025 में या 2025 में हुआ था और उस सैन्य समझौते के अंदर भी काफ़ी सारी कमिटमेंट्स थी, जो कि पाकिस्तान ने कुछ हद तक पूरी भी की। उसके बाद जब ईरान की तरफ से हमला होता है सऊदी अरब अरब पे, तो ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान वहाँ गया। और पाकिस्तान ने पहला जो युद्ध विराम होता है, उसके बाद अपने आपको याद होगा अपने लड़ाकू जहाज़, अपनी कुछ ब्रिगेड वगैरह वहाँ पर सऊदी अरब में डिप्लॉय की थी। शायद ये मैसेज देने के लिए ईरान को कि आप उन पर हमला ना करें। तो उसके बावजूद भी वो एक मीडिएटर की तरह एक्ट कर पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि इतने सारे एग्रीमेंट वगैरह साइन करने के बाद सऊदी अरब के साथ और सऊदी अरब से एक अच्छी रिलेशनशिप होने के बावजूद भी ईरान उनको एक क्रेडिबल मीडिएटर की तरह देख पा रहा है।
एक बात जो शायद बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि आसिम मुनीर जब मिलिट्री अटैचे थे, डिफेंस अटैचे थे, तो वो सऊदी अरब में ही डिफेंस अटैचे थे। वहीं पर उन्होंने हाफ़िज़ की उपाधि भी ली थी, जो कि मतलब व्हेन यू मेमोराइज़ द जब आप पूरी होली कुरान को पूरी तरह से याद कर लेते हैं और आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उसको आपको याद हो जाती है, तो आपको हाफ़िज़ का टाइटल मिलता है और वो जब वहाँ पर मिलिट्री अटैचे थे सऊदी अरब के अंदर, तब उन्होंने लिया था। और जैसा कि नीतीश, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में तो हमेशा से बहुत नज़दीकी संबंध रहा है। ख़ास तौर पे सैन्य स्तर पर। सैन्य स्तर पे पाकिस्तान ने उनके फाइटर पायलट्स को ट्रेन किया है, पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स ने सऊदी अरब के लड़ाकू जहाज़ उड़ाए हैं, पाकिस्तान ने वहाँ ब्रिगेड्स डिप्लॉय की हैं, पाकिस्तान ने सब कुछ किया है सऊदी अरब के लिए और सऊदी अरब ने उनको सपोर्ट किया है पैसे से, ऑयल से, ऑयल की क्रेडिट लाइन से। आपको याद होगा एक वक़्त जब पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी फाइनेंशियली, तो वो क्रेडिट लाइन दे देते थे 3-3 महीने की, 6-6 महीने की, कि आपने तेल खरीद लिया और आप पैसे 6 महीने बाद दे दीजिएगा, 1 साल बाद दे दीजिएगा। तो वो जो मुल्क जिसकी की माली हालत बहुत खराब है, उसके लिए तो वो एक बहुत बड़ी मदद होती थी। तो उनके संबंध हमेशा से रहे हैं और उन संबंधों के बावजूद आसिम मुनीर ईरान का भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं, जिससे कि वो ईरान का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं, वो अमेरिका का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं, वो चीन का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं और इसके लिए शायद भले ही मतलब हल्के मन से, आधे मन से हमको उनकी दाद देनी पड़ेगी और मानना पड़ेगा कि जो उन्होंने किया है वो काफ़ी अनयूजुअल है और काफ़ी एक्सेप्शनल है। और इसको अगर आप इस तरह से देखें कि भारत के लिए सुशांत इसका क्या मतलब होगा? ख़ास तौर पर इस दौर में जहाँ पर सिंदूर के बाद से भारत की खासी भत पिटी है मोदी के राज में, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने मैं कहा था कम से कम तो नहीं शायद 100 बार उन्होंने ये कहा कि ये 2 एटमी ताकतों का की जंग जो है मैंने रुकवाई और उसमें उन्होंने साफ-साफ तौर पे एक तरह से पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए भी वो दिखलाई पड़े। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मैं इनका जो है पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता और उसके बाद जो ये जो ट्रेड को लेकर भी शर्तें जो हैं हम एक एक लगाती जाती रही हैं। तो हर तरह से देखा जाए H-1B चाहे ट्रेड है, सर्विसेज़ है, गुड्स है और साथ में एक तरह की जो डिप्लोमैटिक या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है उसपे सब पे फ़र्क पड़ा है। एक तो उस स्तर पे पड़ा है, पर एक पड़ोसी देश भी है जो कि एटॉमिक शक्ति है और उसपे 2 देशों का और अगर अ, उसमें साफ-साफ वो जुड़ते हैं इस तरह से कि एक पर हमला और सब पे हमला माना जाएगा। तो भारत इसको कैसे देख रहा है या कैसे इस पे उसकी प्रतिक्रिया कैसे रही होगी? मोदी सरकार के लोग जो हैं वो क्या सोच रहे होंगे इसके बारे में? नहीं पता कि मोदी सरकार के लोग कितना सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। पर नीतीश, 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तरीके से तो वो है जो कि राष्ट्रवाद से ओत-प्रोत हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से ओत-प्रोत जो लोग हैं, वो ये कहेंगे कि अरे क्या पाकिस्तान से अगर लड़ाई होगी तो सऊदी अरब और तुर्की थोड़ा आके लड़ेंगे। और इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। दूसरा तरीका देखने का ये है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए तुर्की और सऊदी अरब मदद करेंगे। सऊदी अरब के पास जो वेस्टर्न वर्ल्ड के मॉडर्न हथियार हैं, चाहे वो F-35 हो, चाहे वो पेट्रियट्स हों, चाहे वो बाकी मिसाइल हों, वो पाकिस्तानी उनको समझ पाएँगे, ट्रेन कर पाएँगे और अगर भारत उस तरह के वेस्टर्न हथियार यूज़ करता है, तो पाकिस्तानियों को उनकी जानकारी होगी। सेम चीज़ तुर्की की वजह से टर्की के साथ पाकिस्तान के जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, वो अपग्रेड हो सकते हैं। पाकिस्तान डिफेंस इंडस्ट्रियल पावर बन सकता है। जो कि ऑलरेडी बन रहा है। चीन उसको सबमरीन बनाने को दे रहा है एआईपी के साथ। हमारे पास एक भी एआईपी सबमरीन नहीं है। अब वो जेएफ-17 पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं। तो अगर वो टर्की के साथ भी ये करेगा और सऊदी अरब के साथ भी ये करेगा तो उसका फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ हमको ये समझनी चाहिए कि सऊदी अरब जो है, उसके भारत से संबंध अच्छे हैं। बट इसका मतलब ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगी तो वो भारत पर दबाव डालेगा। अगर पाकिस्तान उसका मित्र है तो वो भारत पर डिप्लोमैटिक तौर पर तो पक्का दबाव डालेगा कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको याद हो सिंदूर में भी 2 ही मुल्कों ने मीडिएट किया था, अमेरिका ने और सऊदी ने। जी। सऊदी के प्रिंस आए थे यहाँ पर वो चल रहा था और उन्होंने मीडिएट किया था। तो अब और ज़्यादा दबाव बनेगा भारत के ऊपर डिप्लोमैटिकली कि आप कुछ कीजिए और भारत की भी तो मजबूरी है सऊदी अरब के साथ। भारत के शायद सबसे ज़्यादा लोग सऊदी अरब में ही काम करते हैं, जो मिडल ईस्ट में हमारे वर्कर्स हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरब के अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सऊदी अरब से तेल भी चाहिए, हमें सऊदी अरब से वहाँ मदद भी चाहिए और एक तो इस तरह की समस्याएँ हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पाकिस्तान की डिप्लोमैटिक सपोर्ट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, भले ही वो मुल्क हमारे यहाँ लड़ने ना आए। दूसरी चीज़ जिसके बारे में भारत में बिल्कुल बात नहीं हो रही है, भारत के 2 आपको याद हो बड़े प्रोजेक्ट थे, एक आईमैक था, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर।
वो तो नहीं हो सकता है, वो तो सऊदी अरब के थ्रू जा रहा था। वो प्रोजेक्ट तो अब उसकी तो कोई शुरुआत होना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो सऊदी अरब के थ्रू जा रहा था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को टच करता हुआ जा रहा था। दोनों जगह पर आपकी अभी कोई हिम्मत नहीं है, कोई कोई औकात नहीं है कि आप वहाँ पर कुछ कर पाएँ। तीसरी जो हमारी चीज़ थी, जो हमारा दूसरा जो था क्वाड जिसको बोल रहे थे लोग, दूसरे तरह का क्वाड I2U2। अब तो I2U2 होता नहीं दिख रहा है। इंडिया, इज़राइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स। अब तो वो I2U2 हवा में है। इसके बारे में बहुत बात हुई, कहा कि साहब देखिए हमारे ईस्ट में क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया का, और हमारे वेस्ट में क्वाड है, इंडिया, यूएई, इज़राइल और यूएस का। और अब तो वो दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो पूरी तरह से अ, बहुत मुश्किल है उनके अंदर कुछ होना। आईमैक तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है आईमैक के स्टार्ट होने का, आईमैक के कुछ भी होने का। और इसको अगर आप थोड़ा पीछे हट के देखेंगे तो इसकी बड़ी वजह है भारत ने किन ताकतों का समर्थन किया है पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने मिडल ईस्ट के अंदर, मध्य पूर्व के अंदर। इज़राइल का भारत पूरी तरह से इज़राइल के साथ रहा है। चाहे गाज़ा पे जो हमला हुआ हो, चाहे लेबनान पे कुछ हो रहा हो, चाहे इज़राइल ने ईरान पे अटैक किया हो, भारत ने तो ईरान का कोई साथ नहीं दिया। और दूसरा भारत ने जिसका मदद की है वो या साथ दिया है वो यूएई है। तो संयुक्त अरब अमीरात का साथ दिया है। इनके अलावा किसी और का साथ नहीं दिया है और भारत ने पूरी तरह से दर्शाया है कि हम इनके साथ हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इज़राइल से बिल्कुल संबंध तोड़ लें और इज़राइल को बोलें कि आप भाग जाइए। मैं समझता हूँ इज़राइल के साथ संबंधों के कुछ कारण हैं, आपको उनके सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स मिलते हैं वगैरह, और उसके बारे में हम सबकी राय हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़रूरी है, तो होना चाहिए, पर मान लीजिए एक बार मैंने मान भी लिया कि साहब इज़राइल ने हमारी हमेशा मदद की है 1965 में, 1971 में, 1999 में, और हमको उनसे मदद मिलती है। पर इसका अर्थ ये तो नहीं हो सकता आप ईरान को बिल्कुल त्याग दें। जो समस्या हुई है वो इसलिए हुई है कि आपने इज़राइल के साथ बैठ के, जैसे कि वो जो नकली मेडल था जिसको लेने के लिए मोदी जी वहाँ गए, तेल अवीव, और जो उन्होंने जाके नेसेट में लिया, उसका अर्थ ये तो नहीं हो सकता कि ईरान के जब सुप्रीम लीडर की मौत होती है, तो आप उसके बारे में, हत्या की जाती है, तो आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसको आप कंडेम नहीं करेंगे, उसकी भर्त्सना नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है यार? जब बच्चियाँ मारी जाती हैं स्कूल के अंदर अमरीकी मिसाइल से, आप उसकी भी भर्त्सना नहीं करते हैं। ईरान के 9 सैनिक मारे जाते हैं, आप उसके बारे में बात नहीं करते हैं। आपने एक तरह से अपने आप को एक साइड पर खड़ा कर दिया है कि हम इज़राइल के साथ हैं, हम यूएई के साथ हैं। आपने अपने बाकी जो संबंध हैं, बाकी मुल्कों के साथ उस इलाके में, उनको कमज़ोर किया है। और इसका नतीजा क्या हुआ है, जैसा आपने निधीश कहा, इसका नतीजा ये हुआ है, एक तो होता है कि आप एब्सेंट हैं किसी जगह से, आप मौजूद नहीं हैं। दूसरा है कि आप इर्रेलेवेंट हैं। भारत इस वक़्त वेस्ट एशिया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर या दुनिया के और इलाकों के अंदर इर्रेलेवेंट हो गया है। ये इससे बड़ी बेइज़्ज़ती भारत के लिए नहीं हो सकती। एक तो है कि आप डेलिबरेटली चूज़ करते हैं कि मैं एब्सेंट रह रहा हूँ, मैं यहाँ पर मुझे नहीं फँसना है, मैं यहाँ से बाहर रहना चाहता हूँ। वो नहीं है। मोदी जी और जयशंकर और डोवल चाहते हैं, वो बार-बार सऊदी अरब भी जाएँगे, यूएई भी जाएँगे, इज़राइल से भी बात करेंगे, ईरान को भी, वो चाहते हैं कि उनके ऊपर लाइमलाइट आए और हम कुछ कर पाएँ। पर आपकी इतनी खराब हालत है इस वक़्त कि आप एब्सेंट ही नहीं, इर्रेलेवेंट हैं। और मुझे लगता है भारतीयों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि इस वक़्त की भारत सरकार ने भारत को वहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ पर कि हम इतने बड़े ज़रूरी इलाके में, जो कि भारत से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बहुत ही नज़दीक है, वहाँ पर हम पूरी तरह से इर्रेलेवेंट हो गए हैं। नीतीश, इससे पहले एक और चीज़ कहूँगा, जो आपने सवाल कहा था अमेरिका का और भारत का, उसमें मेरी हमेशा से राय रही है कि देखिए अमेरिका और भारत के जो पिछले 25 साल के संबंध थे, वो 3 पिलर्स पे टिके हुए थे, 3 खंभों पर टिके हुए थे। पहला खंभा था स्ट्रैटेजिक, जिसको कि चाइना बोल लीजिए, इंडो पैसिफिक बोल लीजिए, ये था अमेरिका का मानना था कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की ज़रूरत है और भारत हमें मदद करेगा चीन से मुकाबला करने के लिए। दूसरा खंभा था, जैसा आपने कहा, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी का, कि ट्रेड होगा जिसमें कि भारत ज़्यादा सामान बेचेगा, अमेरिका कम बेचेगा और टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत को देगा। और तीसरा था पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट का, लोगों का आपस में जुड़ाव, H1B, स्टूडेंट्स, वीज़ाज़, J1 वीज़ाज़, व्हाटएवर, सिटीज़नशिप्स, ये सारे तीनों पिलर होंगे। ट्रम्प के अंदर वो तीनों पिलर टूट चुके हैं। स्ट्रैटेजिक पिलर तो खत्म हो ही गया, ट्रम्प साहब ने जाके बोल दिया चीन के अंदर कि हम G2 हैं, तो भारत की तो कोई वक़्त है नहीं उसके बाद, जब वो G2 बन गए, तो भारत की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ट्रेड पे जो टैरिफ, जैसा आपने कहा, 100% टैरिफ, रशिया के नाम पर टैरिफ, उसके नाम पर टैरिफ आप लगाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रम्प साहब ने साफ मना कर दिया, किसी तरह की टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। आपको पता ही है, हवाई जहाज़ के इंजन की टेक्नोलॉजी देने से F414 इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है। और वो वैसे भी ट्रम्प का मानना है कि टेक्नोलॉजी अमेरिका को किसी भी मुल्क को नहीं देनी चाहिए, तो भारत को भी नहीं मिल रही है। तीसरा पिलर जो था पीपल टू पीपल, उसके बारे में आपने कहा ही है, J1 है, H1B है, वो पूरी तरह से खत्म कर दिए गए। स्टूडेंट्स के नंबर कम हो गए, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, पैसा बढ़ा दिया आपने।
इसमें से ट्रम्प साहब के जाने के बाद भी जो पहला पिलर है, पहला खंभा है, वो ठीक हो सकता है कि आप बोलें कि चीन से अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बोले कि चीन के साथ हमारी समस्या है और हम भारत को फिर प्रमोट करना चाहते हैं। पर जो 2 बाकी खंभे हैं, वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं करेंगे। और आई थिंक इस बात का इल्म, इस बात का रियलाइज़ेशन भारत को अभी भी मुझे नहीं लगता कि नई दिल्ली के अंदर लोगों को है। कि इन 3 पिलर में से 2 पिलर बहुत बुरी तरह ध्वस्त हुए हैं। 1 पिलर बहुत जल्दी इरेक्ट हो सकता है, बाकी दोनों पिलर इरेक्ट नहीं होंगे क्योंकि उनका अमरीकी समाज और अमरीकी राजनीति से के अंदर जुड़ाव है, जो कि चाहे वो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ हों, चाहे वो ट्रेड और टेक्नोलॉजी की पॉलिसी हों, उनके अंदर समाज के अंदर बदलाव आया है, समाज ने कुछ सोचा है, जिसकी वजह से ट्रम्प साहब कर पा रहे हैं वो चीज़ें। तो स्ट्रैटेजिक पिलर चेंज हो सकता है, सामरिक पिलर बदल सकता है, पर बाकी दोनों पिलर शायद इतनी आसानी से नहीं जुड़ पाएँगे और इसलिए भारत वापस अमेरिका के साथ उस स्तर पर नहीं जा पाएगा, जहाँ पर पहले था। बहुत से भारतीयों को लगता है कि ट्रम्प जाएँगे और भारत और अमेरिका के संबंध फिर से ऊपर ऊँची स्विंग पे जाएँगे और सब लोग झूले पर झूलने लगेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा, वो समय जा चुका है। अब एक नया समय आएगा, उसमें एक नए तरीके से आपको संबंध विकसित करने पड़ेंगे और उसमें वो वक़्त वापस नहीं आएगा जो पहले था। सुशांत, इसमें आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये था कि इस बीच भारत में सरकार तो पता नहीं क्या सोचती है पाकिस्तान को लेकर, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग हैं जो मोहन भागवत भी और उसबाले साहब भी, वो दोनों ये एक बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमको अब बातचीत करनी चाहिए। तो ये जो एक तरफ हम हिंदू राष्ट्र भी चाह रहे हैं, एक तरफ हम सारे जो पूरा दुनिया देख रही है कि हम भारत के मुस्लिमों के साथ भारत में क्या कर रहे हैं। साथ में अभी जैसे कि एक एमनेस्टी की रिपोर्ट आई कि वो हम लोग इज़राइल को सारे हथियार दे रहे हैं जो कि जिससे जिससे जिनोसाइड, जिससे जनसंहार इनेबल हो किया जा रहा है। तो और बाकी सब तो है ही, जो मतलब जो यूएन से लेकर बाकी जो है इज़राइल का साथ देते हैं। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों को आगे बढ़ाने की जहाँ इस तरह से बात हो रही है, क्या उसकी ऐसी कोई गंभीरता, ज़रूरत तो शायद है, पर क्या गंभीरता दिखलाई पड़ती है या इसके बारे में कुछ सोच है? मुझे लगता है कि नीतीश जो आरएसएस के जो पदाधिकारियों ने जो बात की पाकिस्तान के साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की, अगर आप देखें तो उन्होंने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात की, उन्होंने स्टेट या एस्टैब्लिशमेंट टू एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं की। और मुझे लगता है वो बात इसलिए आई है कि वो आजकल आरएसएस अमेरिका के अंदर और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर अपनी इमेज सुधारने में लगा हुआ है। आपको याद हो ये बात होसबले साहब वाली इमीडिएटली उसके बाद आई थी जब ये लोग हडसन इंस्टीट्यूट में गए थे, जहाँ पर इन्होंने कहा कि देखिए साहब हम तो ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन, हम कोई कू क्लक्स क्लैन की तरह नहीं है और हम एंटी मुस्लिम नहीं हैं और हम मिलिशिया नहीं हैं और हम ये नहीं हैं, हम वो नहीं हैं। जबकि उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड दर्शाता है कि वो वही हैं जो वो वहाँ मना करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो ये पाकिस्तान के ऊपर जो बात हुई है और जो स्टेटमेंट आए हैं उसको हमको बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से आए हुए स्टेटमेंट या बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमको उसको सिर्फ़ ये आरएसएस की अपनी इमेज बिल्डिंग की तरह देखना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी जब ये स्टेटमेंट आए तो थोड़ी इन पर चर्चा ज़रूर हुई, बातचीत ज़रूर हुई। मैंने भी कुछ लोगों से पूछा कि भई किस तरह से आप देख रहे हैं? पर वहाँ पर जो सरकार है, जो आपने कहा जिनके पास ताकत है, जो फ़ौज है, जो सेना है, असीम मुनीर वग़ैरह हैं, वो भारत से बात करना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते भारत से बात करना। लोग भूल जाते हैं कि जनरल बाजवा नहीं है, ये आसिम मुनीर हैं और इनका नज़रिया ऑप सिंदूर के बाद बिल्कुल दूसरे तरीके का है देखने का। आपने वो वेस्ट एशिया की तरफ देख रहे हैं, वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, वो बाकी जगह देख रहे हैं। आपने एक भी स्टेटमेंट नहीं देखा होगा पाकिस्तान की तरफ से कि चलिए भाई पीस की बात करते हैं, आपसे अलग बात करते हैं, नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमको पता है कि हमारा इनके साथ मेल नहीं बनेगा और हम अपना काम करते हैं। जहाँ तक बात करने की बात है, देखिए आपको बात तो पाकिस्तान में सबसे करनी पड़ेगी। आपको बिज़नेस टाइज़ डेवलप करनी चाहिए, आपको पीपल टू पीपल टाइज़ डेवलप करनी चाहिए, जिससे कि ट्रस्ट रीबिल्ड हो। आपको टूरिज़्म अलाउ करना चाहिए, आपको रिलीजियस टूरिज़्म अलाउ करना चाहिए, मिलिट्री से बात करनी चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करनी चाहिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी चाहिए। पर हम तो साहब करतार साहिब गुरुद्वारे में नहीं जाने दे रहे हैं लोगों को। हम तो बिल्कुल ही हमने बैन कर रखा है, हर तरह से रोका बिल्कुल। हुआ है। और मुझे लगता है उसके पीछे एक आरएसएस का वर्ल्ड व्यू है, एक बहुत बड़ा कारण है। वो नहीं चाहते कि नीतीश मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग और जो बाकी लोग हैं, पाकिस्तानियों को इंसानों की तरह देखें।
कि पाकिस्तान भी वही हमारी तरह इंसान है, उनके यहाँ भी वही समस्याएँ हैं, उनके यहाँ भी वही लोग 2 वक़्त की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, उनके यहाँ भी बच्चे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे माँ-बाप से बदतमीज़ी कर रहे हैं या बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, सेम समस्याएँ हैं, सेम प्रॉब्लम्स हैं। ये नहीं है कि वो हर वक़्त भारत के खिलाफ स्टैंड कर रहे हैं कि बस हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि भारत के ऊपर बम गिर जाए और टेरर अटैक हो जाए और वो कोई रैबिड इस्लामिस्ट हर व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। जब आप तो बेसिकली ये डिनाई करने की कोशिश है कि आप इंसानों की तरह ना देखें पाकिस्तानियों को, आप कोक स्टूडियो ना देखें, बिल्कुल। आप पाकिस्तानी ब्लॉगर को ना क्रिकेट सुनें, ना खेलें उनके पाकिस्तानी साथ। कल्चरल चीज़ों को ना देखें, क्रिकेट ना खेलें, आप बिल्कुल उनको डिमोनाइज़ कर दें जिससे कि आपके लिए बहुत देन आसान हो जाता है जो हिंदुत्व का आइडिया है नेशनलिज़्म का, उसको प्रमोट करना, उस सुप्रीमेसी को प्रमोट करना। तो इसलिए मुझे लगता है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इस राज में, इस सरकार के राज में होना बहुत, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अनलेस कि इतना ज़्यादा दबाव अमेरिका से या विदेशी मुल्कों से आए क्योंकि जैसा कि आपने देखा है, अमेरिका से ज़रा-सा दबाव आता है तो मोदी जी एकदम झुक जाते हैं। जैसा मैं कहता हूँ अंग्रेज़ी में जो कहते हैं कि व्हेन द यूएस आस्क्स when the US says jump, Mr. Modi's answer is how high? बस तो वो मतलब ये हालत है इनकी तो दो इस हालत में आपको पता है कि अगर विदेश से दबाव आएगा, पश्चिम से दबाव आएगा, अमेरिका से दबाव आएगा तो कुछ भी कर लेंगे ये लोग। अदरवाइज़ अपनी तरफ से अगर ये अपनी आइडियोलॉजी जो इनकी है उस आइडियोलॉजी से अगर कमिटेड रहे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ इस तरह का पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होने की कोशिश रहेगी। जी।